30 सेकेंड पूरा 1 मिनट। वो लिखा आता है, छोड़ दो फिर आप मेरा क्लास छोड़ दो। अजान कंप्लीट होते हम इसको शुरू कर रहे हैं। आप लोग आज की डेट डाल दो और उसमें हेड डाल दो P1 पेपर 1 क्वेश्चंस ऑन चैप्टर 1। सब लोग आज की डेट डाल दो और उसमें हेडिंग डाल दो। आज की डेट डालो और उसमें हेडिंग डालो पेपर 1 क्वेश्चंस ऑन चैप्टर नंबर 1। जो चैप्टर 1 है उसके हमें कुछ और क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं। और ये चैप्टर असल में रीड एंड राइट में 2 चैप्टर्स हैं और अभी भी इसमें काफी लोगों के पास इश्यूज हैं। रिलेटिव वेलोसिटी तो काफी लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया और अनसर्टेनिटी कुछ लोगों से हो गया एंड सम पीपल आर नॉट स्टिल नॉट ओके विद दैट। मेरी कोशिश है कि इसको और थोड़ा टाइम दे दें, लेकिन मेरी मेन क्लासेस में स्ट्रीम नहीं है बिल्कुल। एमसीक्यूज की ये भी मुसीबत है कि एमसीक्यूज जो है वो रेगुलर टाइम में हो सकते हैं। थ्योरी क्वेश्चंस मेरा ख्याल है कि हम ऑनलाइन में भी कुछ कर लेते हैं। देखो इसमें अगर जो अक्टूबर का फर्स्ट वीक है उसमें हमारा मेन टारगेट ये है कि हम कोशिश कर लें कि लोगों में जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे उनको सॉर्ट आउट करें, उनकी प्रॉब्लम्स देखें। ऑनलाइन क्विजेज में चलाता रहूंगा, होमवर्क है, ऑनलाइन क्विजेज है, अटेंडेंस है। मेरी कोशिश है कि इन सबके मार्क्स मिड टर्म में ऐड हों। अटेंडेंस के अलावा बाकी तो इंशाल्लाह ऐड हो जाएंगे, लेकिन जो लोग रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनको भी उसका रिवॉर्ड होना चाहिए। लेकिन एनीवेज बाकी के होमवर्क के मैंने अभी नया होमवर्क पोस्ट किया है। ये 5 मार्क्स का होमवर्क है। इसमें आपको पेपर 2 के क्वेश्चंस करके देने हैं। कुछ आपने ऑलरेडी किए हैं, असेसमेंट के लिए भी किए हैं, वो आप सारा काम एक ही बुक में करते रहें। फायदा क्या है कि जब मैं आपसे होमवर्क मांगूं तो आप मुझे वहीं से फाइल स्कैन करके पीडीएफ, सिंगल पीडीएफ बनाइएगा और वो अपलोड कर दीजिएगा। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखें और सब लोग ये वाला क्वेश्चन देखें। ये टॉपिक कभी कभी पेपर में आता है। ये जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक जिसमें 2 अननोन है, ये एक मुश्किल टॉपिक है, कभी कभी आता है। वैसे तो बेस यूनिट हर साल आता है, बेस यूनिट इज अ रेगुलर टॉपिक, लेकिन ये जो बेस यूनिट का कॉन्सेप्ट है जिसमें अननोन होते हैं, इसको कहते हैं होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। मैंने उसने मुझे कहा आप लोग सब लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लो, जो लोग लेट आए हैं वो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लो। आज की डेट डाल दो, हेडिंग डाल दो पेपर 1 क्वेश्चंस ऑन चैप्टर 1, ताकि पता हो कि बीच में काइनेमैटिक्स में ये कहां से आया।
अगर तुम लिख के सॉल्व करोगे, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, तो एमसीक्यू तुमसे होना शुरू हो जाएंगे, वरना एमसीक्यूज मुसीबत बन जाते, पेपर 2 होना शुरू हो जाता है, बट एमसीक्यूज बिकम अ बिग चैलेंज। देखो तुमने क्वेश्चन अगर पढ़ा तो वो ये कह रहे हैं कि एक इक्वेशन है ये वाला, इसमें L का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल, 3 का मतलब है कांस्टेंट, A का मतलब क्या है इंटरनल रेडियस, और P अननोन है, Q अननोन है। T का मतलब क्या है, सब लोग बताओ। Q का मतलब टाइम है। जब मैंने इक्वेशन लिखी तो मुझे समझाओ, जब मैंने इक्वेशन लिखी तो मैंने L को भी उड़ा दिया, सॉरी मैंने 3 को भी उड़ा दिया और साइन थीटा को भी। जो कांस्टेंट्स होते हैं क्या वो यूनिट में कंट्रीब्यूट करते हैं? ठीक है, ये मैंने कर लिया। आप गौर से देखें कि मैंने क्या किया, मैंने 2 अननोन थे, क्या दोनों अननोन्स को मिला के सब्जेक्ट बनाया? मुझे दोनों नहीं पता ना, अब मैं क्या करूंगा, मुझे ये पता चल गया कि PQ किसके बराबर है। देखो व्हाट इज PQ, स्टैंडिंग फॉर m क्यूब अपॉन S स्क्वायर। अच्छा अब मैं ये कर, मेरा प्लान ये है कि मैं सारे ऑप्शंस लूंगा, इनको मल्टीप्लाई करता जाऊंगा, P इंटू क्यू, P इंटू क्यू, जो ऑप्शन वो यूनिट बना लेगा वो मेरा आंसर होगा। हम लोग ओ लेवल में इसको कहते थे एलिमिनेशन मेथड। सारे ऑप्शन ट्राई करो। अब तुम लोग मेरी हेल्प करो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसका वर्कआउट करना है मेरे साथ, ऑप्शंस ट्राई करने हैं, A B C D सारे ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है जो मल्टीप्लाई करके ये बन जाए? बी। तो इसमें 2-3 लोग जो हैं वो बी कह रहे हैं। अगर वो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाले को, अगर तुम इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या ये बन रहा है? तो आंसर बी है। तुम अपने नोट्स में लिखोगे, जो तुमने अभी हेडिंग डाली आज की, उसमें लिखोगे कि when homogeneity of an equation is verified, is tested, when homogeneity of an equation is tested, प्लीज मोबाइल फोन का यूजेज रोक दें, अपनी कॉपी निकालें, यहां काम करें, कोशिश करें। मैं एक पूरे महीने से लोगों को पुश कर रहा हूं कि प्लीज अपने काम पे फोकस कर लो। ये टोटल 5 महीने का सेशन होता है, उसमें से महीना गुजर चुका है, सिर्फ 4 महीने का सेशन है। जो एकेडमिक्स होती है वो 4 महीने। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग इसमें लिखो कि when homogeneity of an equation is tested and there are 2 unknowns, and there are 2 unknowns, make them the subject, make them the subject बेटा बंद कर देना प्लीज। make them the subject and use trial and error, make them the subject and use trial and error, या एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। चलो अब तुम लोग ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। when performing an experiment, a student should minimize any uncertainty in the reading, in which case is the student reducing the systematic error। ये बताओ सिस्टमैटिक एरर जो होता है क्या वो अमाउंट में फिक्स होता है? और ये बताओ कि सिस्टमैटिक एरर क्या एवरेज लेने से रिड्यूस हो सकता है? अगर तुम्हारी घड़ी 5 मिनट आगे है और तुम 6-7 मर्तबा टाइम नोट करो और फिर उनका एवरेज लो, तो क्या एवरेज लेने से सिस्टमैटिक एरर रिड्यूस होता है या नहीं? गुड, रिड्यूस नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि हमें सारे ऑप्शन फिर देखने पड़ेंगे। कहते हैं एडजस्टिंग अ वोल्ट मीटर नीडल पॉइंटर टू द जीरो position before using it to measure a potential difference। पार्ट ए पढ़ो। क्या पार्ट ए में एग्जामिनर उसकी बात कर रहा है अबाउट अ जीरो एरर? क्या पार्ट ए में एग्जामिनर जीरो एरर की बात कर रहा है? जीरो एरर, क्या जीरो एरर सिस्टमैटिक एरर होता है? तो ये हो सकता है। बी पढ़ो।
measuring the diameter of a wire at several points and different orientations. क्या ये वो वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम्हें डायामीटर निकालना हो तो तुम डिफरेंट रीडिंग्स पे डायामीटर निकालो और फिर उसका क्या ले लो? क्या इससे सिस्टेमेटिक एरर रिड्यूस हो जाएगा? नहीं, इससे क्या होगा? इससे कौन सा एरर रिड्यूस होगा? गुड, रैंडम एरर। तीसरा सी पार्ट पढ़ो, मेजरिंग द मास ऑफ 100 पेपर क्लिप्स टू डिटरमाइन द मास ऑफ 1 पेपर क्लिप। अगर आपको एक पेपर क्लिप का मास निकालना हो तो आप 100 पेपर क्लिप का मास क्यों निकाल रहे हो? ओ लेवल फिजिक्स। क्योंकि उसमें आपको जब एक पेपर क्लिप का मास होगा वो इतना कम होगा कि वो डायरेक्टली निकल नहीं रहा होगा। हम लोग क्या करेंगे, 100 पेपर क्लिप का मास निकालेंगे और उस 100 पेपर क्लिप के मास को किससे डिवाइड कर देंगे? दोबारा ये क्या है? एवरेज है। डी पार्ट पढ़ो, टाइमिंग 20 oscillations of a mass on a spring to determine the period of one oscillation। हमें एक ऑसिलेशन का टाइम चाहिए तो 20 ऑसिलेशन का क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि एक ऑसिलेशन का टाइम इतना कम है कि वो रीड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आप T20 निकालोगे और किससे डिवाइड कर दोगे? 20 से। जब ये करोगे तो दोबारा देखो ये क्या बनेगा? एवरेज। अब बताओ ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है? गुड। मुझे सबकी अटेंशन यहां चाहिए बोर्ड पर। अगर आप मुझे यहां हेल्प करोगे तो सबका फायदा है। अब आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। द डायग्राम शोज अ CRO बीइंग यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ रोटेशन ऑफ अ flywheel. The flywheel has a small magnet mounted on it. Each time the magnet passes the coil, a voltage pulse is generated. ये कॉइल घूम रही है और इसके घूमने से यहाँ एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या जनरेट होगी? पल्स। और ये वो टॉपिक है जो ओ लेवल में तुम लोगों ने पढ़ा था। इसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेरेडे लॉ। इसमें वो पल्स क्रिएट होती है। आगे पढ़ो। The display of the CRO is 10 centimeter wide. The flywheel is rotating at 3000 revolution per minute. अब ये जरा चैलेंजिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसको बताओ कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, नए कोर्स में CRO की सिर्फ वर्किंग आती है। नए कोर्स में CRO की सिर्फ वर्किंग कोर्स में है, सॉरी वो जो रीडिंग है वो कोर्स में। CRO की वर्किंग अब कोर्स में नहीं आती। अब ये बताओ 3000 साइकिल्स इन 1 मिनट, इसका मतलब 3000 साइकिल्स इन 60 सेकेंड। अब मुझे बताओ इस सवाल को कैसे सॉल्व करें। जो CRO की स्क्रीन होती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो स्क्रीन होती है उसकी कैलिब्रेशन, उसका स्केल होता है। अगर तुम इसको प्रोजेक्टर स्क्रीन को जूम आउट करो तो ये बाहर आ जाएगा, थोड़ा सा कट जाएगा। CRO की जो डिस्प्ले दिया हुआ है उसकी रेंज कितनी है? 10 सेंटीमीटर। नीचे पढ़ो, जो नीचे 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन मिली सेकेंड में है और 2 ऑप्शन माइक्रो में। मुझे पहले ये बताओ, ठीक है, अब ये बताओ कि 1 सेकेंड जो है वो कितने मिली सेकेंड के बराबर है? अब इसमें पिछले ग्रुप में भी एक कंफ्यूजन थी, आई होप यहाँ पर भी हो सकती है कंफ्यूजन। मुझे पहले एक चीज समझा दो कि अगर मैं लिखता हूं 1 सेकेंड तो आई शुड राइट 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड। अगर मुझे सेकेंड से मिली सेकेंड बनाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर मिली सेकेंड से सेकेंड में आना है तो रूल क्या आता है? बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आते हो तो मल्टीप्लाई करोगे, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाओगे तो। एक और एग्जांपल क्लियर करो। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। मीटर से किलोमीटर कैसे बनाओगे? डिवाइड बाय 1000। और किलोमीटर से मीटर, ठीक है। अब तुम लोग मुझे हेल्प करो, जो CRO होती है जो ओ लेवल में तुमने पढ़ी थी बस उतनी चाहिए।
दो चीजों से कैलिब्रेट हो सकती है, एक है टाइम पीरियड और दूसरा क्या है। तो तुम ये पता कर लो कि इस वक्त जो रीडिंग आ रही है, जो डिस्प्ले आ रहा है, जो रीडिंग आ रही है, उसका टाइम पीरियड क्या है, 3000 साइकिल इन 60 सेकेंड। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक साइकिल का मतलब क्या होगा, तुम कह दो एक्स। ओ लेवल की रेशो मेथड, एक्स क्या होगा। वेरी गुड, 60 डिवाइडेड बाय 3000। तो इसको काटो तो कितना हो जाएगा, डेसिमल कर दो तो सबसे अच्छा है। 0.02 चेक कर लो। ये किस यूनिट में आ गया, 0.02 सेकेंड एक साइकिल है। अब मुझे डिस्प्ले चेक करना है, मैं पहला ऑप्शन चेक करता हूं, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पर सेंटीमीटर। तो मेरा डिस्प्ले कितना है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पर सेंटीमीटर। मुझे टाइम पीरियड चाहिए 0.02 सेकेंड का। तो अब मुझे बताओ, मैं जरा वर्किंग करता हूं, तुम लोग मुझे हेल्प करना। 1 सेकेंड में 1 सेकेंड फॉर 1 सेंटीमीटर, तो 0.02 सेकेंड के लिए कितना चाहिए होगा, 0.02 सेंटीमीटर। और मेरे पास डिस्प्ले कितना बड़ा है, क्या वेव्स बहुत करीब आ जाएंगी। अगर मैं शो करूं तो एक साइकिल कितना लेगा, 0.02, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। अब जरा इसको टेस्ट करोगे, 10 मिली सेकेंड पर सेंट, इसको मिली सेकेंड बना सकते हो इस टाइम पीरियड को, मिली सेकेंड कैसे बनाओगे, ट्वेंटी मिली सेकेंड। 20 मिली सेकेंड का मुझे 20 मिली सेकेंड क्या है। अच्छा अब जरा इसको टेस्ट करो, 10 मिली सेकेंड फॉर 1 सेंटीमीटर और मेरा है 20 मिली सेकेंड। तो 20 मिली सेकेंड के लिए कितना चाहिए होगा, 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि एक साइकिल को डिस्प्ले करने के लिए कितना चाहिए, बताओ, एक साइकिल को डिस्प्ले करने के लिए कितनी स्पेस चाहिए। और मेरे पास डिस्प्ले कितना है, अब पढ़ो, विच टाइम बेस्ड सेटिंग विल डिस्प्ले क्लियरली सेपरेट पल्सेस ऑन द स्क्रीन। तो मैंने इसको क्यों नहीं ले रहा, ये जो पहला आंसर है, वेव्स बहुत करीब हो जाएंगी। जब तुम ड्रॉ करोगे तो वेव्स यूं बनेंगी, इसमें थोड़ी सी खुली खुली बन जाएंगी, ये हो सकता है। जरा सी वाला ऑप्शन ऐसी ट्राई करके मुझे बताओगे, 100 माइक्रो सेकेंड पर सेंटीमीटर। अपनी कॉपी पेंसिल पे जाओ और इसी तरीके से 100 माइक्रो सेकेंड मुझे टेस्ट करके दो। सब लोग मुझे यहां हेल्प करो, कोई और काम नहीं करो, मुझे इसमें सपोर्ट करो कि मुझे वर्किंग करने में हेल्प करो। दो ऑप्शन मैंने वर्कआउट किए हैं, आप लोग मुझे दो ऑप्शन आप लोग वर्कआउट कर दो। पहले ये बताओ माइक्रो सेकेंड बनाऊं कैसे, t इज इक्वल टू 0.02 सेकेंड है, इसको 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 20,000 क्या यूनिट दूं इसको, अब माइक्रो सेकेंड फॉर 1 साइकिल। अब तुम लोग जरा सी पार्ट को वर्कआउट करके दो, शाबाश, जल्दी, एमसीक्यू है ये। सी पार्ट लिखा हुआ क्या है, 100 माइक्रो सेकेंड फॉर 1 सेंटीमीटर, मुझे कितना करना है, 20,000 माइक्रो सेकेंड फॉर एक्स। तो एक्स क्या होगा, 200 सेंटीमीटर चाहिए, मेरे पास है कितना। तो क्या ये ऑप्शन बाउंस हो गया, ये बाउंस हो गया। अब तुम लोग मुझे एक और टेस्ट कर दो, फिर मुझे पता चल जाएगा। ये रह गया, डी रह गया, शाबाश, एक रह गया, डी ऑप्शन टेस्ट कर दो। क्या डी के इसी तरह जैसे मैंने अभी चेक किया, इसको रख के डी को टेस्ट करो। हाँ 20,000 ही टेस्ट होगा, लेकिन क्या पूरा 20,000 आ जाएगा। तो इसका मतलब है, जैसे ये कह रहे हैं कि ये तो डायरेक्टली बाउंस हो गया,
तो फिर ऑप्शन क्या बन गया? अब तुम लोग एक बात मेरी समझो, जो मैंने बहुत प्रीच किया, और मेरा इस पे देखो मेन कोर्स की भी क्लासेस गई, एक्स्ट्रा क्लासेस भी जा रही हैं। ये जो तुम इतनी बड़ी वर्किंग देख रहे हो, क्या ये पेपर 2 की वर्किंग है? ये पेपर 1 की वर्किंग है। और अगर तुम मेरी इस बात को नहीं समझ सकोगे कि क्यों एमसीक्यू को इतना टाइम दे रहे हैं, उसकी वजह ये है, एमसीक्यू नहीं निकलते। एमसीक्यू का थ्रेशोल्ड इस वक्त चल रहा है 24 आउट ऑफ 40 पर ए है, तो जिसका ए आ रहा है 16 मार्क्स उसके भी उड़ गए। तो जो हमारे एवरेज जो सुपर कैंडिडेट्स वाले मार्क्स होते हैं, वो सोचो कहाँ होंगे? तो 4 8 नंबर 9 नंबर की कहानी है ना। थ्रेशोल्ड किलर है। अगर जो बच्चा थ्रेशोल्ड की बात समझ जाएगा तो वो ए लेवल को समझ जाता है। ए लेवल की असल मुसीबत ये थ्रेशोल्ड है। अब तुम ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे आपने पूरी पेपर 2 की वर्किंग की है। तभी मैं आपसे कहता हूँ कि आप कॉपी निकालो, पेंसिल निकालो, अपनी पास पेपर की बुक। आज तो खैर मैंने एक क्विक डिसीजन लिया था कि मैं चाह रहा था कि इसको थोड़ा बहुत टाइम दूं, क्योंकि मुझे इसका ऑनलाइन क्विज रखने हैं, इसका जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों चैप्टर 1 पे निपटाने हैं। और अभी तक हमारे यहाँ आधे से ज्यादा लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, दे आर नॉट परफॉर्मिंग एक्चुअली। आज तो काइनेमेटिक्स की क्लास है ऑफिशियली, लेकिन जो पेपर हमने चेक किए वो काफी डिसअपॉइंटिंग थे, और उसमें काफी लोगों की एफर्ट जो है वो लैकिंग लग। कुछ लोगों ठीक है, सही अच्छा काम किया, बट बहुत सारे लोग जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ा अलार्म होता है। अक्टूबर में टीचर्स को वर्कशॉप में समझाते हैं कि अक्टूबर की 15-20 तक आप लोगों को फिल्टर आउट कर लें, उनको परस्यू कर लें, उनको पुश अप कर लें, और अपने तौर पे फिल्टर कर लें कि कौन लोग हैं जिनको ज्यादा एफर्ट चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, और कौन लोग हैं जो बिल्कुल सोच चुके हैं कि वो नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग भी होते हैं। सीआई कहता है, जो मैं अक्सर रीड करता हूँ, कि ईदर यू गेट एन ए और हेल्प अदर्स टू गेट इट। ये वो प्रॉब्लम है जो हमें सॉर्ट आउट करनी है। तो मुझे फिर आज अचानक ये डिसीजन करना पड़ा कि मुझे थोड़े से एमसीक्यू और कराने। सम पीपल टेक्स्टेड मी क्यूरीज के उनके एक बच्चे ने मैसेज किया कि उसका बेस यूनिट के अलावा सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, पहले देखें क्वेश्चन में कहता क्या है। अ मीटर रूल इज सपोर्टेड हॉरिजॉन्टली बाय 2 पिवट्स। देखो 2 पिवट्स हैं। द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y एट द सेंटर ऑफ द रूल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। कहते हैं k इज अ कांस्टेंट, l इज द डिस्टेंस बिटवीन द पिवट, m इज द मास ऑफ द रूल, t इज द थिकनेस ऑफ द रूल, एंड w इज द विड्थ ऑफ द रूल। सारी कहानी सुनाने के बाद, in an experiment the following results are obtained. Which measurement contributes most to the uncertainty in the calculated value of y? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पेपर में ये बहुत कम लोगों को समझ आया। इसमें सवाल में ये बोला है कि k क्या है? k कांस्टेंट है। अब ये नहीं कह रहा कि कोई अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करो, लेकिन मैं प्रैक्टिस के लिए पूछता हूं, आप लोग मुझे बताइएगा, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि यार मुझे इसकी इक्वेशन बनाने में जरा हेल्प करो, तो मैं लिखता हूं डेल्टा y अपॉन y प्लस माइनस डेल्टा m। प्लीज बोर्ड पे देख लें सब लोग। सॉरी, प्लस 3 अब इसको पढ़ो, मोस्ट टू द अनसर्टेनिटी। सवाल का मतलब क्या है? जब तुम ये कैलकुलेशन करोगे तो बताओ कि किसकी अनसर्टेनिटी, कहते हैं विच मेजरमेंट कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द अनसर्टेनिटी कैलकुलेटेड इन y। ये बताओ कि y बाद में इधर शिफ्ट होने वाला है। मुझे कैसे पता ये शिफ्ट होगा ये नहीं, क्योंकि परसेंटेज तो है नहीं। क्या ये सारी फ्रैक्शंस हैं? क्या ये बात सही है कि अनसर्टेनिटी के केसेस में मल्टीप्लाई के सवाल और प्रोडक्ट के सवाल इक्विवेलेंट होते हैं? जैसे इस सवाल में वेरिएबल मल्टीप्लाई में भी है और डिवाइड में भी है, क्या ये इक्विवेलेंट है? अब मुझे समझाओ कि ये कह क्या रहा है, क्योंकि एमसीक्यू में सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि वो सवाल में कह क्या रहा है।
वो कह रहे हैं ये बताओ कि जब तुम y की अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करोगे, करने को नहीं कह रहा, तो उसमें सबसे ज्यादा शेयर किसका होगा। अब यहां पर अगर तुम गिनो तो कितने वेरिएबल हैं, 4। अगर तुम मैथ्स में अच्छे हो तो तुम मेरी बात समझ सकते हो कि असल में इक्वेशन के साथ ये डेटा भी देखना पड़ेगा। ये बात ऑब्वियस है कि इस डेटा में 2 ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनके साथ क्या लगा हुआ है, तो क्या ज्यादा वेटेज इन्हीं के पास होगा, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन है, जरा डेल्टा एल अपॉन एल को देखो, उसके पास क्या है, उसकी अनसर्टेनिटी बनाऊं तो क्या बनेगी, 0.2 अपॉन 80, 0.2 अपॉन 80 इंटू 3 करना चाहो तो कर दो। अच्छा, दूसरा जो लेटर बड़ा है वो है टी, मैं उसके लिए करता हूं 0.1 अपॉन 6 इंटू 3। कोई कैलकुलेट करके दे सकता है दोनों को, उसको डेसिमल कर दो, 0.00 और दूसरा, सॉरी, हाँ शाबाश बोलो बेटा, 0.05। अब बताओ इनमें से ज्यादा इफेक्ट किसका है, तो आंसर है सी। जो बात मैंने समझाई है और मैं उसको रिपीट करूंगा जब तक हम एमसीक्यू में परफॉर्म ना कर सकें, कि एमसीक्यू की जो वर्किंग है वो मैटर करती है। अब ये बताओ, जिन लोगों ने सवाल को गौर से समझा और उन्होंने ये इक्वेशन भी देखी, तो इक्वेशन बनाने के बाद मैंने सिर्फ इन 2 को क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि इनके साथ मल्टीप्लाई क्या है, 3 है। उसने पूछा ये था कि इनमें से सबसे ज्यादा वेटेज किसका होगा, वो नंबर वेटेज करेगा जो नंबर खुद बड़ा होगा, उसका शेयर ज्यादा है तो अनसर्टेनिटी पर उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। अच्छा, अब ये तुम लोगों ने एक जरा अनयूजुअल सा क्वेश्चन देख लिया। अब देखो ये भी क्वेश्चन पेपर में बहुत ट्रिकी था। जो एमसीक्यू होते हैं उनका ट्रिक लेवल बहुत ऊपर होता है। क्या ये कैलिब्रेशन कर्व है? A calibration curve is produced for a faulty ammeter। faulty होने का मतलब एरर। एरर 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक और एक होता है, जो एरर सिस्टमैटिक होता है उसकी पहचान ये होती है कि उसका मीटर का ग्राफ क्या लेता है। क्या असूली तौर पर एक मीटर अगर सही हो तो वो ओरिजिन से स्टार्ट करेगा, और अगर वो इंटरसेप्ट ले ले तो इसका मतलब उसमें कौन सा एरर है। गुड, पढ़ो। कहता है विच एमीटर रीडिंग वुड बी नियरेस्ट टू द, अगर मैं इसको स्केल करूं 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, इसको स्केल करो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। अब ये बताओ कि कौन सी रीडिंग है जो दोनों स्केल पर सेम आ रही है। शाबाश, बताओ कौन सी रीडिंग, एक अकलौती रीडिंग कौन सी है जो दोनों पे सेम है। ये वाली 0 पॉइंट, तो क्या 0.8 वो रीडिंग है जो दोनों पे सेम है। गुड। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। अ स्टूडेंट डिटरमाइंस द डेंसिटी ऑफ स्टील बाय टेकिंग मेजरमेंट्स फ्रॉम अ स्टील वायर। He uses the equation this, what is the percentage। अब ये सवाल स्ट्रेट है। अब तुम लोग ये आप लोग करो, मैं आप लोगों का वेट करता हूं, 1 मिनट का टाइम है, आप लोग करके दो। शाबाश, आप लोग कॉपी पेंसिल। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन ये देख लीजिएगा कि वेरिएबल कौन कौन से हैं। क्या 4 को हटा दूंगा और नीचे, ठीक है, तो आप लोग बोर्ड पे मत देखिएगा, खुद सॉल्व करें। क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये वो चीज है जिस पर हमारे काफी लोगों की एक्सपर्टी आई है। अब अल्लाह करे ये एक चीज है, ये परफॉर्म कम से कम कर रही है, ये भी ना कर रहा हो तो फिर चैप्टर ही 0 हो जाएगा।
पेपर का क्या पूछ रहे हो भाई? 50 लोगों ने पूछा मार्क्स क्या है मेरे। अच्छी बात है, लेकिन मसला चेक हुए लेकिन आगे चेक करने की हिम्मत नहीं हो रही है सर। जो पेपर हुए उसमें पैराडॉल से ज्यादा साइनाइड की जरूरत है। कुछ लोगों ने तो पता नहीं क्या सॉल्व किया। एनीवेज स्टिल पहला असेसमेंट हर साल ऐसा ही होता है। अगर आप लोग जो लोग साथ देंगे, पीछे ना हटे, काम करना शुरू करें तो हो जाएगा। एमसीक्यूज तो मुसीबत है, हालांकि मैंने ऐसे सवाल दिए थे जो मैंने क्लास में करवाए थे, मतलब ऑनलाइन। हाँ लेकिन ये बता रही असाइनमेंट वाले थे तब भी नहीं हुए। लेकिन मगर आप लोग, अगर आप में से जो लोग साथ देंगे, अक्टूबर की एंड तक जो लोग ट्रैक पर आ गए तो हो जाएगा मसला, क्योंकि थ्रेशोल्ड तो कम है ना। जब थ्रेशोल्ड कम होता है तो उसका नुकसान ये है कि इसका मतलब ये होता है कि मार्क्स बुरी तरह कट रहे हैं, लेकिन उसका एक फायदा होता है। उसका फायदा ये होता है कि अगर 24 पर ए है तो तुम अगर थोड़ी सी मेहनत कर दो तो 40 में से 8 तो रिपीट होते हैं, 8 रिपीट होते हैं, तुम्हें 24 क्रॉस करना है। तो 24 क्रॉस करना है या 25 क्रॉस करना है तो तुम्हारी एफर्ट बड़े आराम से कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। लो थ्रेशोल्ड पेपर हॉरिबल होते हैं, लेकिन एक फायदा ये होता है कि कंपटीशन वैसे ही 24 पर है, तो तुम्हें अगर रिपीटिशन की मेमोरी बना लो, कोई पाकिस्तानी लॉजिक रट्टे मारो, स्कैन कर लो, लोग देखकर कहते हैं कि देखो ये है ना रॉड वाला क्वेश्चन, इसका आंसर सी है। हम पूरा मुल्क कैसे चला रहे हैं? अब आप लोग हेल्प करो। गुड, आई वाज राइट कि ये क्वेश्चन हमसे हो रहे हैं। इसका आंसर क्या बता रहे हो? डी है। बी फॉर बैट, बी फॉर डॉग। सही है, ठीक है। उसके बाद अब आ जाए सीआरओ पे। सीआरओ पे हमारी वर्किंग बहुत कम हुई है। मैंने रिलेटिव वेलोसिटी को 2 क्लासेस दे दी हैं। अब आई एम ट्राइंग के सीआरओ थोड़ा बेहतर हो जाए। बेटा लास्ट लाइन प्लीज देखो बोर्ड पे, सीआरओ। The following trace is seen on the screen of a CRO. The setting of the time base is then changed from 10 millisecond to। अच्छा, अब ये बताओ तुम में से जो लोग ग्राफ में अच्छे हो, अगर तुम ग्राफ का स्केल बढ़ा दो तो ग्राफ एक्सपेंड होता है या स्क्वीज हो जाता है? अगर स्केल बड़ा कर दो, अच्छा ये बताओ, जरा जरा बोर्ड पे देखो यार। शो नहीं प्लीज, शो नहीं करो प्लीज। अगर ये ग्राफ ऐसे बना हुआ है और तुमने स्केल रखा है ऐसे, बोर्ड पे देखना, तुमने रखा है 1 2 3 4। बेटा बोलो नहीं प्लीज, ये स्केल है बेटा, बोलो नहीं। और गौर से देखना मेरी बात को। अगर मैं इसको मिटाकर अगर मैं स्केल कर देता हूं 2 4 6 8, तो क्या ये ग्राफ स्क्वीज हो जाएगा? क्योंकि तुम जो मर्जी करो 4 तो 4 ही रहेगा ना, 4 पे आएगा। तो याद रखो, एक बात याद रखो कि जब तुम स्केल को बड़ा करते हो तो जो ग्राफ होता है उसकी एक्सपेंशन नहीं आती, उल्टा होता है ना। जब बड़ा स्केल लेते हैं तो ग्राफ छोटा बनता है, और जब छोटा स्केल लेते हैं तो ग्राफ बड़ा बनता है। यही होता है ना। हम लोग जब वेक्टर ड्राइंग कर रहे थे वहां भी ये सीखा था। ये ओ लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं, और ओ लेवल में ये हुआ था कि एटीपी नहीं हुआ, तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अनअटेंडेड रह गए। क्या उसने स्केल को डबल किया? तो ग्राफ का टाइम पीरियड हाफ हो जाना चाहिए। अभी कितने डब्बों पर एक साइकिल है? जरा एक साइकिल के डब्बे गिनो। 1 2 3 4। एक साइकिल के कितने डब्बे? 4। इसे स्केल डबल कर दिया। पहले ये बताओ कि स्केल डबल करने से जो स्केल है वो एक्स एक्सिस पे डबल की है या वाई पर भी डबल की है? ये जो बना हुआ है ये कौन से एक्सिस है? और उसने बोला है कि द ट्रेस इज नाउ सीन ऑन द स्क्रीन, और बोला है कि वाई एक्सिस का स्केल क्या है? अच्छा, अब मैं ये करता हूं कि जरा वाई एक्सिस को चेक कर लेता हूं। वाई एक्सिस का एम्पलीट्यूड कितने डब्बे हैं? तो अब क्या इधर आंसर में 2 ही डब्बे वाला लेना चाहिए? एक ये ऑप्शन है और एक ऑप्शन ये है। ये 2 ऑप्शन क्यों गलत है?
क्योंकि ये दो ऑप्शन इसलिए गलत हैं कि क्या y एक्सिस पर भी स्केल बदल गया, वो गलत है, x पे बदलना है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आंसर सी है। क्यों? जब आप स्केल डबल करेंगे तो टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा। क्या इसका टाइम पीरियड हाफ हो गया? गुड। अब देखो, तुम्हें से कुछ लोगों को होपफुली जरूर याद आया होगा ओ लेवल फिजिक्स, उसमें ये सवाल आते थे, लेकिन यहां आकर चूंकि मेमोरी फ्लैश हो जाती है हमारी, हम वैसे ऑटो डिलीट पर चलते हैं, तो इसलिए लोगों को ये सवाल भी बहुत मुश्किल लग रहे हैं, हालांकि ये आसान है। चलो एक क्वेश्चन और कर दो। ये कौन सा टॉपिक है? माइक्रोमीटर पढ़ो। द डायमीटर ऑफ अ सॉलिड मेटल स्फीयर इज मेजर्ड यूजिंग अ माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज. The diagram shows an enlargement of the shaft of the micrometer screw gauge when taking the measurement. The mass of the sphere is 0.450. What is the density? Density का फॉर्मूला होता है mass upon volume, और अगर ये स्फीयर है वैसे क्या होता है 4/3 5r, r पे पावर कितनी होती है? लेकिन ये तो डायमीटर लेके बैठा हुआ है, तो अगर मैं डायमीटर से रेडियस लिंक करूं तो रेडियस होता है डायमीटर अपॉन 2। तो ये मीटर से क्या निकाल रहा है? पढ़ो, इस मीटर से क्या निकाल रहा है? गुड। इसका मतलब है कि अब मैं इसको रीड करूं, तो अगर मैं रीड करूं तो जो नंबर विजिबल है वो 4 के आगे 4.5 है, 4.5 रीड हो रहा है, और सर्कुलर स्केल पर क्या ये नंबर जो है वो 31 है। तो मैं क्या करूं, 4.5 प्लस 31 अपॉन ये कर दो, 4.81, और ये निकला है, ये डायामीटर है। डायामीटर को यहां लाओ बेटा, बोलो नहीं प्लीज, टाइम खत्म हो रहा है, बोलो नहीं। अच्छा, रेडियस निकलेगा, रेडियस यहां रखोगे, वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम रखोगे तो क्या निकलेगी? शाबाश, 87 पॉइंट समथिंग वॉल्यूम। शाबाश, लिख के करें। जल्दी करें, जो लोग बगैर वजह के बैठे मुस्कुरा रहे हैं तो ना मुस्कुराएं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे यार। शाबाश, सॉल्व करो। अरे इसको क्या पिछले राइट हो जाते क्लास के दौरान हमारा और अली का ये मसला है। शाबाश, एक सवाल ही देखना चाह रहा हूं, एक सवाल मुझे दिखा दो कि वो हो गया ये ना सी आ पीछे बच्चों ने बताया है सी। गलत है। आंसर केजी में कन्वर्ट होगा। लेकिन 7.7 तो नहीं मैच की।
ए है। अगर उसको केचन में कन्वर्ट करें तो आंसर तो बहुत छोटा आ रहा है, यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है। केचन में एक सवाल हमने छोड़ा वो हुआ ही नहीं। ये कह रही है कि वो आंसर मैच ही नहीं हो रहा। लेकिन इसको अच्छा, अटेंडेंस कॉल करवा लें प्लीज, आवाज बंद करें सब लोग, बिल्कुल आवाज बंद कर लें। इसको फिर मैं भी, टाइम खत्म हो रहा है। मुझे लग रहा है अब्दुल समी, सुबह क्लास में स्लाइड आ रही था।